नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आप सभी हिंदी ओलंपियाड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। हिंदी विकास मंच के द्वारा अभ्यास पुस्तिका के रूप में कक्षा 7 के लिए ये आप PDF देख सकते हैं। इसको मैंने हिंदी ओलंपियाड की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। वेबसाइट का एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं www.internationalhindiolympiad.in। इस साइट पर जाकर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, हिंदी ओलंपियाड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस तरह की जानकारी को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने के लिए और विद्यार्थियों की मदद करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 7 के लिए ये अभ्यास पुस्तिका दी गई है। आप यहाँ पर कक्षा 7वीं के लिए पूरा का पूरा पाठ्यक्रम देख सकते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक दिए गए हैं। इससे संबंधित एक और वीडियो अपलोड किया गया है, भाग 1, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। और यहाँ पर ये भाग 2 है। इसमें हम जो टॉपिक हमारे भाग 1 में हमने डिस्कस नहीं किए थे, भाग 1 में हमने लगभग 9 टॉपिक डिस्कस किए थे, तो भाग 2 है ये हमारा। और भाग 2 में जो हमारे टॉपिक बच गए हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे बच गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भाग 1 में हम 8 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा 9वां टॉपिक है जो कि वचन से संबंधित है। आप सभी जानते हैं वचन के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक हमारा एक वचन होता है जिसमें हमें एक वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है, और एक हमारा बहुवचन होता है। बहु का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा संख्या के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा में 2 ही वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा अगर आप पढ़ते हैं तो 3 वचन होते हैं, एक वचन और वहाँ पर द्विवचन और आता है। द्विवचन यानी कि जहाँ पर 2 वस्तुओं की जानकारी मिलती है। तो हिंदी में हमारे कुल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं। और संस्कृत में कितने होते हैं? 3। कविता का बहुवचन होगा तो एक कविता होती है और बहुत सारी कविताएं होती हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प क्या है? सही है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसको हमेशा बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं? पानी एक वचन है, नदी भी एक वचन है, और दर्शन जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसका पता लगाने के लिए दर्शन को आप वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। ईश्वर ने मुझे दर्शन दिए, मैंने उनके दर्शन किए। तो वाक्य किस तरीके से हमने बनाए हैं? बहुवचन के तरीके से। क्रिया कैसे काम कर रही है? बहुवचन के तरीके से। ईश्वर ने दर्शन दिए, ईश्वर ने दर्शन दिया नहीं कहेंगे हम, दिए, यानी कि जो दर्शन है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। पिताजी ने 100 रुपए के फल खरीदे, तो रुपए का एक वचन होगा 100 रुपए के। तो रुपए का जो एक वचन है वो क्या होता है? रुपया होता है। और यहाँ पर 2 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। रुपया में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगेगी। तो पहला विकल्प क्या है? सही है। शेर को देखकर सबके प्राण सूख गए, तो वाक्य को देखो, सूख गए, प्राण सूख गया नहीं लिखा है। जैसे दर्शन का हमने प्रयोग किया था, तो वाक्य में प्रयोग करने के बाद हम देखेंगे क्रिया कैसे लगी है। तो क्रिया बहुवचन के हिसाब से लगी है, तो ये भी हमारा क्या है? बहुवचन। वाक्य में प्रयोग करके आप शब्द का पता लगा सकते हैं कि वो एक वचन में प्रयोग हुआ है या बहुवचन में। दवाई शब्द का बहुवचन क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और दवाई से क्या बनता है? दवाइयाँ। तो यहाँ पर आपको फिर से कंफ्यूज करने के लिए 2 दवाइयाँ लिखा गया है, तो छोटी की मात्रा जहाँ पर लगेगी वो सही है। वैसे आप अपने आसपास लिखा हुआ इसे देखते हैं तो ये गलत ही लिखा हुआ हम देखते हैं। दवाइयों की दुकान पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दवाइयाँ छोटी ई की मात्रा के साथ आएगा। जब बड़ी से जब हम इसका बहुवचन रूप बनाएंगे तो छोटी ही बन जाएगा। दूसरा विकल्प सही है। और हमें ज़्यादातर इसको गलत लिखा जाता है, इसलिए हमें लगता है पहला विकल्प सही है। तो इसको बहुत ध्यान से आपने देखना है। दूसरा विकल्प सही है। कर्मचारी का बहुवचन है तो कर्मचारियों नहीं होगा, और ये तो गलत ही लिखा है, मात्रा गलत लगी है। तो कर्मचारी गण। जब हम समूह में कुछ अध्यापक गण, कवि गण, ऐसे कुछ बहुवचन बनाते समय हम समूहवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो गण का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। तो कर्मचारी गण। दूसरा विकल्प सही है। आकाश में बादल छाए थे, आकाश शब्द का वचन है, तो आकाश में बादल छाए थे। तो यहाँ पर आप फिर से क्या देखेंगे? अपने वाक्य को देखेंगे। आकाश में बादल छाया था, ऐसा नहीं लिखा हमने, तो आकाश में बादल छाए थे। तो यहाँ पर ये हमेशा किस में प्रयोग किया जाता है? बहुवचन में, क्योंकि आकाश जो होता है वो विस्तृत और अनंत है, एक ही है। लेकिन जैसे दर्शन और प्राण थे उसको हम हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही आकाश को हम किस में प्रयोग करते हैं? बहुवचन में।
ये साड़ियाँ सुंदर है। साड़ियाँ शब्द का एक वचन, तो ये तो आसान है। साड़ी और साड़ी से क्या बन गया? साड़ियाँ। यहाँ पर ये वाला साड़ी नहीं आएगा, तो आपने मात्राओं का ध्यान रखना है। उसके होश उड़ गए। होश शब्द का वचन है, तो दोबारा से आप पूरे वाक्य को देखें। उसके होश उड़ गए, उसका होश उड़ गया नहीं लिखा है, तो वाक्य की रचना बहुवचन के हिसाब से हुई है। तो जो हमारा ये होश है, ये भी किस में प्रयोग किया गया है? बहुवचन में। रक्षाबंधन पर सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, तो बहनें हमारा क्या है? बहुवचन है, और बहन क्या हो जाएगा? एक वचन। आसान है। वर्षा हो रही है, वर्षा का वचन है, तो वर्षा हो रही है। वाक्य को देखो तो वर्षा हो रही है क्या है? एक वचन। पानी ठंडा है, पानी शब्द है, तो पानी ठंडा है। पानी ठंडे है नहीं लिखा है, तो वाक्य को ध्यान से देखो। इसमें एक वचन के हिसाब से प्रयोग की गई है क्रिया, और पूरा वाक्य एक वचन के हिसाब से बनाया गया है, तो पानी हमेशा किस में आता है? एक वचन में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वाक्य में प्रयोग करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वचन किस तरीके का है। हमारी सभी अध्यापिका हमें बहुत मेहनत से पढ़ाती हैं। अध्यापिका एक होती है, एक वचन, और अध्यापिका का बहुवचन क्या हो जाएगा? अध्यापिकाएं। तो दूसरा विकल्प क्या है? सही है। क्या तुमने हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो ये हस्ताक्षर जो शब्द है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दवाइयाँ था, बार बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, तो हस्ताक्षर कर दिए हैं, कर दिया है नहीं लिखा, कर दिए हैं। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। सिग्नेचर को हम क्या कहते हैं हिंदी में? हस्ताक्षर। तो ये हमेशा किस में प्रयोग किया जाता है? बहुवचन में। तो ये वचन से संबंधित कुल हमारे 15 प्रश्न थे। आप किसी भी हिंदी व्याकरण की पुस्तक से और अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। आपकी हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप यहाँ पर कारक से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कारक हमारे कुल 8 होते हैं, और इनके विभक्ति चिन्ह लगते हैं। विभक्ति चिन्ह को हम क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। तो यहाँ पर कारक चिन्हों का दूसरा नाम क्या होता है? कारक चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं और परसर्ग भी कहते हैं। संबोधन कारक की पहचान कौन सा चिन्ह देखकर कर सकते हैं? संबोधन कारक के लिए हम क्या लगा सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब हम किसी को पुकारते हैं, हैरान होते हैं, या किसी को अरे, बहुत अच्छा, शाबाश, इस तरह से संबोधित करते हैं, तो क्या लगाते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अपादान कारक से कौन सा भाव प्रकट होता है? तो अपादान की विभक्ति क्या होती है? से। और अपादान का मतलब क्या होता है? अलग होने के लिए। किसी चीज का किसी वस्तु से अलग होना, तो अलग होने को हम क्या कहते हैं? अलगाव। माँ बच्चों को भोजन देती है, तो माँ शब्द में कौन सा कारक है? माँ बच्चों को भोजन देती है, तो माँ क्या है? कर्ता। भोजन देने का काम कौन करता है? कर्ता करता है, यानी कि माँ। सड़क के किनारे हरे भरे पेड़ हैं, के किस शब्द का भेद है? तो सड़क के किनारे, सड़क और किनारे का संबंध है, तो ये क्या है? संबंध कारक। अध्यापिका ने छात्र को पुस्तक दी। अध्यापिका ने को आप देख सकते हैं थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। ये वाक्य उदाहरण है, तो ये हमारा किसका उदाहरण है? कर्ता का। अध्यापिका यहाँ पर क्या है? कर्ता। नदी में मगरमच्छ हैं। में शब्द किस कारक का चिन्ह है? तो में किसके लिए हम लगाते हैं? अधिकरण कारक के लिए। नदी में, तो ये क्या है? अधिकरण कारक। बच्चे गेंद से खेलते हैं। से शब्द किस कारक का उदाहरण है? तो बच्चे किसकी सहायता से खेल रहे हैं? गेंद की सहायता से, तो करण कारक की विभक्ति क्या होती है? से। पिता पुत्र को पढ़ाते हैं। यहाँ को शब्द किस कारक का चिन्ह है? पिता पुत्र को पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? पुत्र को। तो पुत्र यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है? कर्म का। पिता क्या है? करता है, और कर्म को पढ़ाता है, तो ये कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? ये वाक्य उदाहरण है। तो अभी हमने बोला था संबोधन में क्या होता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह हम लगाते हैं, तो अरे भाई, तो ये क्या है आपका? संबोधन। तीसरा विकल्प क्या है? सही है। कारक के भेद होते हैं, तो कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। चपरासी ने घंटी बजाई। ने, चपरासी ने, घंटी बजाने का काम किसने किया? चपरासी ने। तो ये कौन है? कर्ता कारक। जो क्रिया को करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो से यानी कि अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यानी कि ये क्या है? अपादान कारक। तो जानबूझ के करण कारक भी दिया गया है, क्योंकि दोनों की विभक्ति क्या है? से क्या होता है? सहायता के अर्थ में, साधन के अर्थ में, लेकिन जो हमारा अपादान होता है उसमें अलग होने का भाव होता है। तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो कौन सा विकल्प सही है? पहला। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना।
मीनाक्षी कमरे में पढ़ रही है। कमरे में, तो में हमारा किसका विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण का। कमरे के अंदर पढ़ रही है, तो पहला विकल्प सही है। कारक क्या होते हैं? तो यहाँ पर परिभाषा पूछ ली गई है। संज्ञा की परिभाषा बताने वाले बिल्कुल भी नहीं। संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या संबंध है? संबंध को दिखाने के लिए हम विभक्ति या परसर्ग लगाते हैं, तो दूसरा विकल्प क्या है? सही है। क्रिया को बताने वाले ऐसा नहीं है, तो दूसरा विकल्प इसकी क्या दी गई है? परिभाषा। तो ये कुल कारक से संबंधित 15 प्रश्न पूछे गए थे। फिर से मैं यही कहूँगी कि हिंदी व्याकरण की किसी भी पुस्तक से आप ये सारी परिभाषाएं अच्छे से समझ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अगला टॉपिक आपका सर्वनाम है, और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। और ये कुल कितने भेद होते हैं? इसके 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम क्या होते हैं? वस्तुओं का नाम तो संज्ञा होता है, संज्ञा के भेद भी नहीं होते। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है, संबंधवाचक भी होता है, लेकिन गुणवाचक किसका भेद है? विशेषण का। इनमें से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम का नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम का नहीं है? तो क्या से हम प्रश्न बना सकते हैं? कौन से हम प्रश्न बना सकते हैं? कोई क्या होता है? अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है, तो दूसरा विकल्प क्या है? सही। चाय में कुछ गिर गया है, कुछ गिर गया है, हमें नहीं पता क्या गिर गया है, कोई निश्चित जानकारी नहीं है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक। आप यहीं बैठिए, आप किस सर्वनाम का भेद है? तो आप यहीं बैठिए, जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो हम दूसरे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? आप कहते हैं सम्मान देने के लिए, तो वो क्या होता है? मध्यम पुरुष। तुम, जो हमारे सामने होता है वो तुम होता है, लेकिन बड़ा व्यक्ति है तो उसको सम्मान देने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? आप। तो वो किस में आता है? सेकंड पर्सन में या फिर मध्यम पुरुष में। सर्वनाम के भेद होते हैं, अभी हमने बातचीत की थी। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। हम क्रिकेट मैच देखने जाएंगे, वाक्य में हम है, तो हम जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है, इंग्लिश ग्रामर में भी आप पढ़ते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जब मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, ये सारे उत्तम पुरुष में आते हैं। तुम, तुम्हारा, आप, तुम्हें, ये सारे मध्यम पुरुष में आते हैं, और वह, उसका, उन्हें, उन्होंने, ये किस में आते हैं? अन्य पुरुष में। इनको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से भी रिलेट कर सकते हैं। उन्होंने फसल काट ली होगी, ये वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? उन्होंने, यानी कि किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। मैं या मेरी नहीं हो रही, तुम या तुम्हारी भी नहीं हो रही, किसी तीसरे की बात हो रही है। उन्होंने काट लिया होगा, तो अन्य पुरुषवाचक। वह मेरी पुस्तक है, वह शब्द किस सर्वनाम का भेद है? कौन सी पुस्तक की बात हो रही है? वह मेरी पुस्तक है, तो निश्चित जानकारी मिल रही है कि भाई वही वाली पुस्तक, वह पुस्तक मेरी है। यह कौवा है, यह किस सर्वनाम का भेद है? तो यहाँ पर भी यह कौवा है, यानी कि इसकी बात हो रही है, निश्चित जानकारी है, तो निश्चयवाचक। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, तो स्वयं कर लूँगा, जब अपने बारे में हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। आइए, आपका स्वागत है। आपका किस सर्वनाम का उदाहरण है? यानी कि हम किसी दूसरे की बात कर रहे हैं और उसको सम्मान देने के लिए आपका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण है? मध्यम पुरुषवाचक। आपका यानी कि तुम्हारा, और बड़ा व्यक्ति है तो हम इसको क्या कहेंगे? आपका। उसे क्या चाहिए? वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह है, तो बहुत ही आसान है, प्रश्नवाचक। ये जो चिन्ह है हमारा किसका है? प्रश्नवाचक चिन्ह। आप कल सभा में नहीं आए थे, वाक्य में आप क्या है? तो आप, ये देखो, सम्मान देने के लिए जो दूसरा व्यक्ति होता है, सेकंड पर्सन होता है, इनकी मध्यम पुरुष की बात हो रही है। यह सीमा की कलम है, वाक्य में यह शब्द किस सर्वनाम का भेद है? तो यह सीमा की कलम है, यानी कि निश्चित जानकारी दे रही है कि भाई यही वाली कलम की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? यह सीमा की कलम है, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह सीमा की कलम है, तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। और इस तरीके से ये सर्वनाम से संबंधित कुल 15 प्रश्न दिए गए थे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप यहाँ पर विशेषण के बारे में प्रश्नों को देख सकते हैं। विशेषण विशेषता बताते हैं, किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। जिनकी विशेषता बताई जाती है, तो जो विशेषता बताई जाती है वो हमारा क्या होता है? विशेषण। और जिनकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य होता है, और विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं वो क्या होते हैं? प्रविशेषण। इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, भाववाचक। किसका भेद है? संज्ञा का भेद है।
विशेष्य की माप तोल का बोध इनमें से कौन बताते हैं? तो माप तोल जहाँ पर होती है तो वो कैसी विशेषता होती है? परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब क्या होता है? माप तोल। मयंक साहसी बालक है, वाक्य में आया साहसी शब्द क्या है? तो मयंक की विशेषता बता रहा है और वो उसका गुण है, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। विशेषण के भेद होते हैं, तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। यहाँ कई खिलौने हैं, तो कई क्या है? कई खिलौनों को हम गिन सकते हैं और गिनने से संबंधित जो होती है वो क्या होती है? संख्यावाचक विशेषता। घड़े में थोड़ा पानी था, वाक्य में थोड़ा शब्द है, तो घड़े में थोड़ा पानी था, पानी की जो मात्रा है तो हमें नहीं पता है, तो परिमाणवाचक। पानी की क्या होती है? मात्रा। महाराणा प्रताप सच्चे देशभक्त थे, सच्चे क्या है? उसकी विशेषता है, और कैसी विशेषता है? गुणवाचक विशेषता। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, वाक्य में कितने किस विशेषण का भेद है? तो पैसों को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं तो क्या है? संख्यावाचक। तो इस तरीके से विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और एक हमारा होता है सार्वनामिक विशेषण। तुम बाजार से 5 किलो आम लाओ, तो 5 किलो आम को हम क्या करते हैं? मापते हैं, तोलते हैं, तो ये कैसी विशेषता बताई गई है? परिमाणवाचक। गिनने की जरूरत नहीं है, किलो में हम नापते हैं इसको, तो ये क्या है? परिमाण। कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, कुछ शब्द किस विशेषण का भेद है? तो ये हमें निश्चित जानकारी नहीं है और लड़कों को हम गिन सकते हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्या है लड़कों की और साथ में पता नहीं कितनी है, तो अनिश्चित संख्यावाचक। ये महंगी पुस्तक है, वाक्य में महंगी क्या है? तो पुस्तक की विशेषता है, उसका गुण बताया गया है कि वो बहुत महंगी है, तो ये क्या है? हमारा गुणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो जहां पर मापतोल होना चाहिए और निश्चित जानकारी दी जानी चाहिए। मैंने 3 मीटर कपड़ा खरीदा, तो कपड़े को हम माप सकते हैं, और कितना मीटर है? 3 मीटर, तो यही उदाहरण सही है। देश के गोदामों में बहुत सा अनाज, तो हमें निश्चित जानकारी नहीं है। कक्षा में 40 छात्र हैं, तो ये संख्यावाचक है, छात्रों की संख्या को हम गिन सकते हैं, तो पहला विकल्प सही है। अच्छे कर्म करो, वाक्य में अच्छे किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये गुण से संबंधित विशेषता है, तो यानी कि गुणवाचक विशेषण। तो ये कुल हमारे विशेषण से संबंधित 15 प्रश्न दिए गए थे, आपने इनका अभ्यास किया। आइए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप क्रिया से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं। क्रिया क्या होती है? जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। तो क्रिया से हमें क्या पता चलता है? वस्तु या व्यक्तियों के नाम तो संज्ञा होते हैं, संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या होता है? काम के होने या काम के करने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। एक हमारी सकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म होता है, सकर्मक, और दूसरी हमारी क्या होती है? अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता, सकर्मक और अकर्मक। तो आपने जरूर पढ़ी होगी सकर्मक और अकर्मक। तो यहाँ पर है दूसरा विकल्प सही है। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। रमन ने कहानी पढ़ ली होगी में मुख्य क्रिया है, तो पढ़ ली होगी, तो मुख्य क्रिया की बात की गई है, ये सहायक क्रिया है, संयुक्त क्रिया में आ जाती है, तो पढ़ना, तो यानी कि पढ़ ली होगी। मीनू पुस्तक पढ़ रही है, ये वाक्य किस क्रिया का भेद है? तो मीनू पुस्तक पढ़ रही है, किसको पढ़ रही है? पुस्तक को। पुस्तक यहाँ पर क्या है? कर्म है, तो ये एक कर्म है, एक कर्मक क्रिया होता। जिस वाक्य में एक कर्म होता है उसे एक कर्मक कहेंगे, जहाँ पर 2 कर्म का प्रयोग होगा वहाँ पर द्विकर्मक, और जहाँ पर कर्म नहीं होगा उसको हम क्या कहते हैं? अकर्मक। पढ़िए क्रिया की धातु है, तो धातु क्रिया का मूल रूप होता है, तो यहाँ पर पढ़ क्या होती है? धातु। इनमें से क्रिया का पूर्वकालिक रूप है। पूर्वकालिक क्या होता है? जब एक क्रिया पहले पूरी हो चुकी होती है, तो वे पढ़ाकर, पढ़ाने का काम पूरा हो गया और फिर चले गए, तो यहाँ पर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया क्या होती है? तो जो मुख्य क्रिया होती है उससे पहले जो क्रिया होती है, जैसे अभी था पढ़ाकर चले गए, तो जो पूरी हो चुकी होती है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। राम सेब खाता है, इस वाक्य की क्रिया है, तो राम सेब को खाता है, तो यहाँ पर एक कर्म है सेब, और यहाँ पर क्या है? एक कर्मक क्रिया। रामचरण ने क्यारी में पानी डाला, इस वाक्य की क्रिया है, तो रामचरण ने क्यारी में पानी डाला, तो यहाँ पर डालना मुख्य क्रिया है, और क्या डाला है? पानी, और क्यारी में डाला है, तो यहाँ पर क्या है? द्विकर्मक क्रिया।
माताजी ने दिल्ली पहुंचकर फ़ोन किया। तो पहला काम क्या है? पहुंचना। पहुंच चुकी हैं, उसके बाद फ़ोन किया है, तो ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। मैंने सुमन को उपहार दिया, वाक्य में क्रिया का भेद है। तो सुमन को उपहार दिया, तो किसको उपहार दिया? सुमन को। तो ये कर्म का कार्य कर रहा है, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया। मोहन विद्यालय गया, तो ये वाक्य किस क्रिया का भेद है? तो मोहन विद्यालय गया, सिर्फ गया है, तो ये हमारी क्या है? सामान्य क्रिया है। एक ही क्रिया है, जाना। मोहन विद्यालय गया, सामान्य क्रिया। धातु इनमें से क्या है? तो धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, ये वाक्य किस क्रिया का भेद है? पढ़ाता है। जब हम किसी को कोई काम करवाते हैं तो वो क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। और क्रिया से संबंधित कुल ये हमारे 15 प्रश्न दिए गए थे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर काल से संबंधित प्रश्नों को आप देख सकते हैं। काल से हमें पता चलता है, तो काल से हमें काम के होने के समय के बारे में जानकारी मिलती है। काल का अर्थ भी क्या होता है? समय। किस समय में काम पूरा हो रहा है। काल के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। भूतकाल होता है, वर्तमान होता है, भविष्य होता है। इंग्लिश ग्रामर में भी आप इसे पढ़ते हैं। पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर टेंस होता है। शायद आज धूप निकलेगी, काल का सही भेद है। शायद आज धूप निकलेगी यानी कि भविष्य में काम हो रहा है, और भविष्य में हो रहा है तो ये वाला विकल्प वैसे ही गलत हो जाता है। और शायद यानी कि संभावना है, निश्चित जानकारी नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। बच्चे स्कूल गए होंगे, तो बच्चे स्कूल गए होंगे ये निश्चित जानकारी नहीं है, और भूतकाल की बात हो रही है यानी कि संभावना है, संदिग्ध है, तो दूसरा विकल्प सही है। रुचिका पुस्तक पढ़ेगी, तो यानी कि ये हमारा भविष्य में बात हो रही है, पढ़ेगी, और ये सामान्य तरीके से बात हो रही है, तो क्या है? सामान्य भविष्यकाल। बीते समय को कहा जाता है, तो जो बीत चुका है वो हमारा पास्ट है, और पास्ट को हम क्या कहते हैं? भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। आप किसी भी व्याकरण की पुस्तक से पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ईशा ने सुंदर कविता लिखी है, तो ये क्या है? अभी अभी पूरी की है, तो अभी अभी पूरी की है यानी कि बिल्कुल अभी अभी, यानी कि आसन भूतकाल, अभी अभी काम पूरा हुआ है। बच्चा हंस रहा है, तो काम पूरा नहीं हुआ है, वो अभी भी हंस रहा है, काम जारी है, यानी कि कॉन्टिन्यूस क्रिया है, तो यहाँ पर क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। संजना पढ़ती होगी, तो यहाँ पर पढ़ती होगी यानी कि क्या है? हमें पूरी जानकारी नहीं है, निश्चित जानकारी नहीं है, तो ये क्या है? संदिग्ध, जहाँ पर संभावना होती है, संदेह होता है कि काम पूरा हुआ भी है या नहीं। वर्षा हो रही थी, तो हो रही थी, भूतकाल की बात हो रही है, तो यहाँ पर 3 ही भेद हैं, तो ये क्या है? भूतकाल। छात्र हॉकी खेलेंगे, तो किस में बात हो रही है? भविष्य में खेलेंगे, तो ये क्या है? भविष्यकाल। वर्तमान काल के भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। आप किसी भी व्याकरण की पुस्तक से पढ़ेंगे तो वहाँ से आप आराम से इनके भेद के बारे में और इनकी परिभाषा के बारे में जान सकते हैं। किसी ने ठीक कहा है, वाक्य काल का भेद है, तो किसी ने ठीक कहा है, तो यानी कि अभी अभी कहा है, काम अभी अभी पूरा हो चुका है, तो ये क्या है? आसन भूतकाल। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्यत काल के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है? दूसरा विकल्प सही। तो आपको किसी भी व्याकरण की पुस्तक से काल की परिभाषा, काल के भेद, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, उनकी क्या परिभाषाएं होती है, क्या पहचान होती है, वर्तमान काल के भेद और भविष्यत काल के भेद, इनके बारे में एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। वाक्य पूर्ण होने पर क्या लगता है? जैसे इंग्लिश के सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे ही हिंदी में पूर्ण विराम, और इसको हम इसके माध्यम से दिखाते हैं। कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। मान लीजिए महात्मा गांधी ने कुछ कहा है, या किसी बड़े नेता ने कुछ कहा है, या किसी भी व्यक्ति ने कुछ कहा है, और उसकी बात को जैसे उसने कहा है बिना कुछ बदलाव के अगर हम उसको दिखाना चाहते हैं, तो इन्वर्टेड कोमा जो होते हैं इंग्लिश में, बिल्कुल वैसे ही हिंदी में क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। और यहाँ पर 2 कोमा है, 2 आगे हैं, 2 पीछे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह। और ये क्या होता है? इकहरा उद्धरण चिन्ह। शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, अगर बहुत बड़ा शब्द है और उसको हम एब्रीवेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्रीवेशन, तो अगर उसको हम छोटा करके लिखना चाहते हैं तो ये हम क्या लगाते हैं? लाघव चिन्ह। पहला विकल्प सही है। ओहो यह तो बहुत बुरा हुआ, तो यहाँ पर क्या लगा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो पहला विकल्प क्या है? सही है।
वाह कितना सुहावना मौसम है। तो यहाँ पर क्या लगा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए लगाया जाता है, बड़ा ही आसान है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है और इसका प्रयोग आप बार बार करते हैं किसी भी प्रश्न को लिखने के लिए। जीवन में यश अपयश मिलता रहता है, तो यश और अपयश के बीच में क्या लगा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं योजक। योजक क्या होता है? जोड़ने का काम करता है, दो शब्दों के बीच में लगता है, डैश की तरह लगता है, इसे हम क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। दर्शक आ गए हैं, नाटक न जाने कब शुरू होगा। तो दर्शक आ गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ह के बाद एक बिंदु और नीचे छोटा सा कोमा लगा है, इसे हम क्या कहते हैं? अर्धविराम। जब हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्धविराम। तिरंगे में 3 रंग हैं और तीनों रंग के बारे में बताने के लिए यहाँ पर बीच में आप देख सकते हो एक कोलन लगा है और बीच में डैश लगा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह। कि हम जो बात कहना चाहते हैं उसके बारे में आगे जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन से रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। सदा माता पिता का आदर करो। माता पिता के बीच में क्या लगा है? अभी हमने देखा था यश अपयश के बीच में क्या लगा था? योजक। जोड़ने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है? योजक चिन्ह। सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम सूचना देते हैं तो हम क्या करते हैं? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक जोड़ने का काम करता है और उद्धरण क्या होता है? उद्धरण हम किसी जानकारी को अगर हम हाईलाइटेड करना चाहते हैं तो एक एक कोमा के बीच में हम देते हैं। तो निर्देशक चिन्ह होता है सूचना के लिए। अरे तुम आ गए, अरे के बाद क्या लगा है? तो बड़ा ही आसान है, अरे के बाद क्या लगा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। और आप देख सकते हैं 2-3 सवाल इससे संबंधित पूछे गए हैं। अर्धविराम कहते हैं, तो अर्धविराम अभी अभी हमने प्रयोग किया था। अर्धविराम क्या होता है? पहला चिन्ह। माताजी नियमित रूप से मंदिर जाती हैं, वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। तो यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन बीच में यहाँ पर क्या आना चाहिए? वाक्य पूरा हो गया है तो पूर्ण विराम चिन्ह आएगा। माताजी नियमित रूप से मंदिर जाती है, यहाँ पर किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ होना चाहिए था। पूरा वाक्य हो गया है तो यहाँ पर क्या आएगा? पूर्ण विराम चिन्ह। तो विराम से संबंधित ये कुल 15 प्रश्न थे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं, ये भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। हाथ मलना, हाथ मलने का क्या अर्थ होता है? पछताना। जब हम कुछ गलत कर देते हैं और अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पछताते हैं, तो क्या होता है? हाथ मलना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि बीती बातों को याद करना, पुरानी बातों को सामने लाना। तो यहाँ पर क्या है? पुरानी बातों को सामने लाना। देखो, शमशान खोदना नहीं होता, सच में मुर्दे को नहीं उखाड़ना है। यहाँ पर क्या है? अगर हम बहुत पुरानी बातों को सामने लेकर आते हैं तो हम कहते हैं भाई क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? पोस्टमार्टम करना। तो मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ हमेशा सीधे नहीं होते हैं, बल्कि वो छुपे हुए अर्थ होते हैं, व्यंग्यार्थ होते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हथियार डालना, हथियार हम कब डाल देते हैं? सरेंडर हम कब कर देते हैं? जब हम हार को स्वीकार कर लेते हैं। गुण के विपरीत नाम होना, तो भी नाम तो बहुत अच्छा है और वैसा काम नहीं होना, यानी कि आंख के अंधे और नाम क्या रख दिया है? नयन सुख। नयन सुख क्या होता है? आंखों का सुख, और वो आंख से अंधा है। तो नाम कुछ है और गुण कुछ और है। अकल का अंधा गांठ का पूरा, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अंधों में काना राजा, ये भी नहीं हो सकता। हाथों हाथ लेना, तो हाथों हाथ अगर हम किसी को लेते हैं यानी कि हम उसको बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। अगर कोई नया मेहमान आता है तो हम कह सकते हैं मेहमान को घर के सदस्यों ने हाथों हाथ लिया, यानी कि उसका बहुत आदर सत्कार किया। तो तीसरा विकल्प क्या है? सही है। हवा से बातें करना, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है और आपको जरूर पता होगा। हवा से बातें करना यानी कि बहुत तेज दौड़ना। ईद का चांद होना, ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत दिनों बाद दिखाई देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अरे तुम तो ईद के चांद हो गए थे। घुटने टेकना, घुटने हम कब टेक देते हैं? जब हम हार को स्वीकार कर लेते हैं, हथियार डाल देते हैं। तो घुटने टेकना यानी कि हार मानना। आकाश पाताल एक करना, यानी कि आकाश पाताल एक करना यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयास करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, कोशिश करना। तो पहला विकल्प सही है। एक पंथ दो काज, ये भी आपने जरूर सुना होगा। एक ही प्रयास में दो उद्देश्य पूरे कर लेते हैं तो हम कहते हैं भाई एक ही पंथ में दो काम पूरे हो गए। सच्चा न्याय होना, तो सच्चा न्याय क्या होता है? दूध का दूध और पानी का पानी, कोई दिक्कत नहीं है। निष्पक्ष न्याय, सच्चा न्याय। पानी पानी होना यानी कि बहुत ज़्यादा लज्जित होना, शर्मिंदा होना।
एकमात्र सहारा, ये भी आपने बार बार सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है। एकमात्र सहारा क्या होता है? अंधे की लाठी। तो अंधे व्यक्ति को अगर लाठी मिल जाता है तो यही उसका एकमात्र सहारा होता है। आदर सत्कार करने के लिए मुहावरा होगा तो आंखें बिछाना। जब हम किसी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, तो हम उसके लिए आंखें बिछा देते हैं। घोड़े बेचकर सोना, यानी कि बहुत निश्चिंत होकर सोना। जब कोई चिंता फिक्र नहीं होती है तो हम कहते हैं भी घोड़े बेचकर सो जाओ, निश्चिंत होकर सो जाओ। तो मुहावरों से संबंधित, लोकोक्तियों से संबंधित ये कुल हमारे 15 प्रश्न थे। आपको अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक से जरूर इनके बारे में और पढ़ना है और साथ में अभ्यास करना है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनों के नाम आपको हिंदी में पता होना चाहिए। जैसे कि हम संडे मंडे बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इनका प्रयोग हम अपने आम जीवन में करते हैं। तो यहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। और सप्ताह का पहला दिन हमें लगता है सोमवार पहला दिन होता है, लेकिन पहले दिन को हम क्या मानते हैं? रविवार। तो इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। साथ में 1 से लेकर 100 तक गिनती हिंदी में आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इसे पढ़कर देख सकते हैं। 1 से 100 तक गिनती दी गई है। और ये वाला सवाल है, ये भी आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि जैसे जनवरी फरवरी हमारे महीनों के नाम होते हैं जिसको हम आम जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में जो देसी महीनों के नाम होते हैं, देसी महीना जो पहला महीना होता है वो क्या होता है? चैत्र मास होता है। और ये कब शुरू होता है? अप्रैल में शुरू होता है। 15 अप्रैल के आसपास इसकी तिथि होती है। तो इसी तरीके से पहला महीना ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा, चौथा। तो ये भी आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसको आराम से देखेंगे और इसको खुद से पढ़कर इन्हें याद कर लेंगे। आखिरी महीना क्या होता है? आखिरी महीना फागुन का महीना होता है जिसमें होली आती है। तो मार्च का महीना अंतिम महीना होता है। वैसे जनवरी पहला महीना होता है और हमारा दिसंबर आखिरी महीना होता है। और इसी प्रकार से ये 1 से 100 तक गिनती भी आप याद कर लेंगे। आगे आप देख सकते हैं मेरी संस्कृति मेरी विरासत। ये सामान्य जानकारी है जो हम सभी को पता होनी चाहिए, जो हमारे देश के बारे में है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और इनसे संबंधित कम से कम 2 या 3 सवाल आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 त्योहार श्रावण मास में आते हैं? तो श्रावण का जो महीना होता है वो अगस्त में आता है। तो अगस्त में हम क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी और रक्षाबंधन। कार्तिक के महीने में दीपावली आती है। तो पहला और दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। पंजाब का जो प्रसिद्ध त्योहार है आपको सभी को पता है, बैसाखी पंजाब का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। महाभारत में अर्जुन के पुत्र का नाम आप सभी जानते हैं और ये सामान्य जानकारी है, आपको पहले से भी पता होगा। महाभारत में अर्जुन के पुत्र का नाम क्या था? अभिमन्यु। और भीम के पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच। और ये अंगद जो हैं वो रामायण में आते हैं, महाभारत में नहीं आते हैं। इनमें कौन सा राजस्थान में स्थित नहीं है? तो जयपुर राजस्थान में है, जोधपुर भी राजस्थान में है, द्वारका जो है वो राजस्थान में नहीं है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार ज्ञान की देवी सरस्वती की हम पूजा करते हैं। ज्ञान की देवी कौन होती है? सरस्वती। धन की देवी क्या होती है? लक्ष्मी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। वैसे क्रिकेट बहुत पॉपुलर है लेकिन हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। गंगा और यमुना सबसे लंबी नदियों में नहीं आती है। भगवान कृष्ण का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो आप सभी को पता है, मथुरा में हुआ था। और उनके माता पिता का नाम क्या था? देवकी और वसुदेव। श्री राम ने कितने वर्ष का वनवास पाया? तो कितने वर्ष का वनवास पाया? ये बहुत ही साधारण सा और बहुत सामान्य जानकारी का प्रश्न है, आप सभी को पता है। 14 वर्ष के लिए वो वनवास में गए थे। महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है और ये ओडिशा में है। ओडिशा। चंडीगढ़ कितने राज्यों की राजधानी है? तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, साथ में हरियाणा की चंडीगढ़ है। तो कितना है आपका? 2 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यह अमृतसर में स्थित है। आप जरूर गए होंगे या फिर आपने जरूर सुना होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। गांधी जयंती किस माह में मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। तो अक्टूबर के महीने में मनाई जाती है, यानी कि अक्टूबर। और ये हमारा राष्ट्रीय पर्व भी होता है। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो ये भी बहुत ही प्रसिद्ध नारा है और ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है। रामचरितमानस उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसके बारे में रामचरितमानस तुलसीदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। और इसमें राम जी की कहानी के बारे में हम पढ़ते हैं। भक्त प्रहलाद किसका पुत्र था?
तो आपको जरूर पता होगा ये हिरण्यकश्यप के पुत्र थे और जो भक्त प्रहलाद है उसको होलिका ने अपनी गोद में बिठाकर जलाने का प्रयास किया था, लेकिन वो होलिका जो है खुद जल जाती है, लेकिन भक्त प्रहलाद जो होते हैं वो सच्चे होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, तो वो जीवित रह जाते हैं और इसी कहानी के आधार पर होलिका मनाई जाती है, यानी कि होली का त्यौहार मनाया जाता है। कुंभ का मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? तो कुंभ का जो मेला होता है वो 12 वर्ष के बाद लगता है। बहुत ही फेमस मेला है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, और जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। मुंशी प्रेमचंद बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, आपने इनकी कहानियां जरूर पढ़ी होंगी। भारत के तिरंगे में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो ये भी सामान्य जानकारी से संबंधित है, जीके से संबंधित है। 24 तिलियां होती हैं। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं जो आपने बचपन में या अभी भी बहुत पढ़ी होंगी। विष्णु शर्मा इसके क्या हैं? लेखक। तो आप परेशान हो सकते हैं विष्णु प्रभाकर के साथ, लेकिन विष्णु शर्मा इसके क्या हैं? लेखक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम, राष्ट्रपति का नाम पूछा है तो ये आपको ध्यान देना है। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो आपको जरूर पता होगा, सभी बच्चों का बहुत ही पसंदीदा दिवस होता है। तो 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यूनियन टेरिटरी आप इसे कह सकते हैं। पहले ये हमारी कितनी थी? पहले ये हमारी 9 थी, लेकिन अभी फिलहाल कितनी हो गई हैं? 8। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये अध्यापकों के लिए होता है, शिक्षक दिवस होता है, और ये हमारा दूसरा विकल्प सही है। भारत के कितने राष्ट्रीय पर्व हैं? तो भारत में कुल 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और साथ में गांधी जयंती। तो 3 ही राष्ट्रीय पर्व हैं, बाकी जो त्यौहार हैं वो साधारण त्यौहार हैं, उनको राष्ट्रीय त्यौहार में हम नहीं गिनते। गणतंत्र दिवस भारत का क्या है? अभी हमने देखा गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी, रिपब्लिक डे को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय त्यौहार। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत आप सुबह सुबह अपने विद्यालय में गाते हैं, नेशनल सॉन्ग भी आप इसे कहते हैं, ये क्या है? वंदे मातरम। लौह पुरुष की उपाधि किसे दी गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। राजा दशरथ की सबसे बड़ी पुत्र वधू का नाम, तो देखो पुत्र वधू, उनकी पत्नी के बारे में नहीं पूछा है। पत्नी में सबसे बड़ी कौन थी? कौशल्या। लेकिन पुत्र वधू क्या होती है? बेटे की पत्नी यानी कि सीता। राम सबसे बड़े थे और सबसे बड़ी उनकी पत्नी यानी कि सीता। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे के बारे में, यानी कि 15 अगस्त को हमारा भारत आज़ाद हुआ था, और हम बड़ी खुशी के साथ ही हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसे हम मनाते हैं। जन गण मन राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो आपको अच्छे से पता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था। तो ये कुल हमारे 35 प्रश्न दिए गए थे जो सामान्य जानकारी से संबंधित थे, और यहाँ से कम 2 सवाल आपके जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मेरी संस्कृति मेरी विरासत खंड में दिए गए प्रश्नों में से प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? कम से कम 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आप एक बार इनको पढ़ लेंगे, अच्छे से इनका अभ्यास कर लेंगे। तो आशा करती हूँ कक्षा 7 के लिए जो अभ्यास पुस्तिका हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा अपनी साइट पर जो अपलोड की गई है, इसका हमने अभ्यास किया है। इसके लिए दोबारा से हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन का हम धन्यवाद देते हैं, और साथ में इसमें से आप अभ्यास कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, और साथ में हिंदी व्याकरण की किसी भी पुस्तक से आप अभ्यास करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हिंदी ओलंपियाड की परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।